बड़े से हॉल में रौनक और खुशबू का माहौल था। हॉल के कोने में बड़े क्राउन वाले सोफे पर ब्राइडल लहंगे में सजी चमकती आंखों वाली एक बहुत ही क्यूट और मासूम सी गुड़िया बैठी थी। वो कांच की गुड़िया जैसी लड़की थी जिसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो स्माइल कर रही थी, धीरे धीरे बातें कर रही थी। उसकी स्माइल में शर्मीलेपन से ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही थी। वो बहुत कम उम्र, नादान और थोड़ी बचकानी थी। उसे पति पत्नी और शादी की बातें कम ही समझ आती थीं। उसके सामने ही व्हीलचेयर पर बैठी पैरालिसिस से पीड़ित एक बूढ़ी औरत उमा जी उसे लगातार देख रही थी। कभी खुश हो जाती तो कभी उनकी आंखें भर आती। अनुराधा जी ने उठकर उनके पास बैठते हुए कहा, आप रोइए मत, आपकी गुड़िया का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। उमा जी डरी हुई थीं। उन्हें ये सब पार्टी का माहौल अपनी गुड़िया पर आने वाली किसी बड़ी आफत का इशारा लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थीं। अनुराधा जी ने आगे कहा, बाय द वे, जो इसके साथ पास्ट में हो चुका है इतनी छोटी उम्र में, उसकी तो पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती। इसे कौन स्वीकार करता? ये तो बस आपका आशीर्वाद और भगवान से की गई दिन रात प्रार्थनाओं का नतीजा है। उमा जी समझ न पाई कि वो खुश थी या अपसेट। ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने देव को बहुत समझाया था। शायद इमोशनल होकर उसने ये डिसीजन लिया है। उमा जी का दिल कांप गया। अगर वो हिल डुल सकती तो अनुराधा जी को करारा जवाब देती। मैंने हमेशा देव के लिए अपनी श्रेया के बारे में सोचा था। उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप भी है। न जाने इसके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया, कुछ सुन ही नहीं रहा। बस इस छोटी उम्र की ब्यूटी से बेवकूफ़ बन चुका है। वो ऐसे टाइम पर भी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। उमा जी की बेबस आंखों में आंसू आ गए। रमेश कह रहे थे कि देव ने हमारे प्यार का क्या सिला दिया। उन्हें भी देव बहुत पसंद था। उन्हें टैलेंटेड और हैंडसम देव के हाथ से निकल जाने का बहुत अफसोस था। खैर, हम बच्चों की खुशी में खुश हैं, लेकिन आप देखना वो बहुत जल्द रिग्रेट करेगा। लड़की का डार्क पास्ट कौन भूल सकता है? अनुराधा जी की चुभने वाली बातों से उमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी गुड़िया को हमेशा खुश रखना। हे भगवान, अब और नहीं। उनका दुखी दिल प्रार्थनाओं से भर गया था। देव के साथ गेस्ट रूम में उस टाइम उसके सारे फ्रेंड्स मस्ती और मजाक कर रहे थे। शादी से एक दिन पहले की रात थी जो उन दोस्तों ने साथ में स्पेंड करने का प्लान बनाया था। अपनी स्टडीज़ पूरी करते ही वे सब लोग बिजनेस में बिजी हो चुके थे और अब पूरे एक साल के बाद इस तरह पुराने दिनों के साथ बैठने और एंजॉय करने का मौका मिला था, जिसका वो लोग पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। मेरी शादी का अभी कोई प्लान नहीं है, देव को ही बहुत जल्दी थी। शिवम जोर से हंसते हुए बोला और अनजाने में एक सही बात कह गया। देव चौंका। हाँ, उसे जल्दी ही तो थी। ये जल्दी है? कम ऑन शिवम, क्या बूढ़े होकर शादी करोगे? शौर्य ने उसका मजाक उड़ाया। उन सभी दोस्तों के बीच एक किंग जैसी पर्सनालिटी रखने वाला देव शर्मा अपने हैंडसम चेहरे पर एक अट्रैक्टिव स्माइल सजा बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ अचीव करने की, कुछ पाने की या फिर सक्सेसफुल हो जाने की, और वो सक्सेसफुल हो भी गया था। वो सब कहाँ जानते थे कि इस दिन का उसे कितनी बेसब्री से इंतजार था। तन्मय तो जल्दी शादी करेगा। उसकी माँ ने तो ढूंढ भी रखी होगी उसी की तरह कोई गांव वाली चिड़चिड़ी और डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली। अक्षत ने तन्मय का मजाक उड़ाया तो वो थोड़ा नर्वस होकर हंसने लगा। उस टाइम वहाँ सारे बिगड़ैल और अमीर लड़के थे सिवाय तन्मय के। वो एक गांव का सिंपल और गरीब सा लड़का था। शिवम एक बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा था, हैंडसम और हमेशा महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला। उसे लड़कियों के लिए मैग्नेट कहते थे। उसके आसपास हमेशा ब्यूटीफुल लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी, जिनके साथ वो खूब इंजॉय भी करता था। शौर्य भी एक पढ़े लिखे और रिच फैमिली का लड़का था। लुक्स में अच्छा था, लेकिन लड़कियों से थोड़ा डिस्टेंस रखता था। उसे नई नई मॉडल्स की कारों का पैशन था। अक्षत एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था। गुड लुकिंग था, ऐश करने वाला और पैसे उड़ाने वाला लड़का था। एक वही था तन्मय, गांव के एक नॉर्मल परिवार का लड़का। वो उन्हें यूनिवर्सिटी में मिला था। थोड़ा शर्मीला और सीरियस था। उसके घर वाले उसे शहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने गांव के सरपंच साहब की सिफारिश पर पढ़ाई कर रहा था। उसका न कोई शौक था, न इतने पैसे की मस्ती में उड़ाता या फिर कोई महंगे शौक रखता। उसके पास बस पढ़ाई का पैशन और माइंड था। वो देव का बेस्ट फ्रेंड था, और क्यों था ये बात आज तक बाकी दोस्त समझ नहीं पाए थे। वो गरीब था और उनके स्टेटस का बिल्कुल भी नहीं था। उसका लुक बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सा होता था, लेकिन देव उसे हमेशा अपने साथ रखता था। वो डाउन टू अर्थ और शांत नेचर का था। देव को उसकी यही बात पसंद थी। देव
मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, गरीबों की हेल्प करने वाला एक सच्चा इंसान। वो देव का बहुत बड़ा फ़ैन था, अक्सर रिस्पेक्ट के साथ कहता और देव हंसकर ना में सिर हिला देता। अब भी दोस्तों की मस्ती पर वो तन्मय को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ ने कोई लड़की नहीं ढूंढी, वो थोड़ा अपसेट होकर बोला था। वे सब लोग अब तन्मय की फैमिली को डिस्कस करते हुए हंस रहे थे, जो एक नॉर्मल विलेजर फैमिली थी। वे सब एक दूसरे के घर जाते थे। एक दिन सबको तन्मय का गांव देखने का क्रेज हुआ था। वो तन्मय के सिर पर सवार हो गए, जो हमेशा अपने घर के टॉपिक पर बात बदल देता था। तुम शर्माते हो कि हमें फैमिली से मिलवाकर तुम्हें लो फील होगा, इसीलिए ना। शिवम की ये बात सुनकर वो सीरियस हो गया। वो शर्माता नहीं था, ना ही उसमें कोई कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वे सब अमीर लड़के उसके घर वालों का मजाक उड़ाएं। ये गलत है तन्मय, हम सब फ्रेंड्स हैं, सब इक्वल हैं, फिर ये डिफरेंस क्यों? देव की सॉफ्ट और फ्रेंडली टोन पर वो रिलैक्स हो गया। खैर, वो उन्हें अपने गांव ले जाने और सबसे मिलवाने के लिए एग्री भी हो गया था। वो लोग वहां पहुंचे तो बुरी तरह हैरान रह गए। उनके इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग फैमिली थी। सूखी स्किन, सांवली और लंबे कद की औरत उसकी माँ थी। बेरंग धोती कुर्ते में खांसता हुआ बूढ़ा बाप और वैसा ही लुक वाला बड़ा भाई जो खेतों में काम कर रहा था। शिवम और शौर्य बुरी तरह से बोर और अपसेट हो गए थे। ऐसे एटमॉस्फेयर और ऐसे घर की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तन्मय तो उनसे बहुत अलग लगता था। उनके लिए वहाँ रुकना इम्पॉसिबल हो गया। देव की वजह से उन्हें चुप रहना पड़ा था। गांव के ठाकुर का बेटा राज, जो तन्मय का फ्रेंड था, उनके आने की खबर सुनते ही मिलने चला आया। एक और सरप्राइज, वहाँ ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा और कहाँ तन्मय। फ्रेंड भी ऐसा कि सुनते ही भागा चला आया था और मिलते ही जबरदस्ती अपने साथ ले गया। ठाकुरों की हवेली देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या रॉयल और पैलेस जैसी हवेली थी। वहाँ पर स्टे और खाने पीने का उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट करवाया गया था, और ये सब तन्मय की वजह से हुआ था। उन्हें मानना पड़ा कि तन्मय गरीब जरूर था, लेकिन फ्रेंडशिप के मामले में बहुत रिच था। 3 रातें गांव में रुकी और दोबारा तन्मय के घर जाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई थी। ठाकुरों की रॉयल जिंदगी का पूरा मजा लिया उन लोगों ने। तन्मय काफ़ी अपसेट हुआ, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वापस आकर आज तक वे तन्मय की फैमिली का मजाक ही उड़ाते थे। क्या नाम था उसकी माँ का? हाँ, काकी, काका रामू, भैया बिरजू। यार भगवान का धन्यवाद बोलो तुम्हारा नाम तन्मय रख दिया उन लोगों ने, वरना तुम भी बिल्लू कहलाते। वो हंस रहे थे, लुक पर, नाम पर, पॉवर्टी पर। तन्मय सीरियस बैठा उन्हें देखता रहा। स्टॉप इट गाइस, देव ने सबको आगे बोलने से मना कर। तन्मय अभी शांत था। देव के सॉरी बोलने पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। देव को उसकी यही बात पसंद थी। वो डिसेंट था, धीरे बोलता था, बहुत सिंपल था, और देव उसके लिए सबसे लड़ जाता था। वो अमीर लड़का था लेकिन एरोगेंट नहीं था, और यही क्वालिटी तन्मय को उसके क्लोज रखती थी। वो इतना केयरिंग, हेल्पफुल और काइंड था कि तन्मय आश्चर्य करता था। कॉल आने पर वो उठकर बाहर निकला। देव ने सबको वार्न किया कि आगे से ऐसी कोई बात न करें। तन्मय कॉल के बाद आया तो काफ़ी शांत शांत सा था। देव के बहुत पूछने पर भी चुप रहा और फिर वहाँ से चला गया। और फिर ना वो शादी के दिन आया, ना उसके बाद कभी। सबको फील हुआ शायद इस बार वो बातें दिल पर ले गया। शायद उसका दिल सच में दुख गया। विदाई के बाद देव दोस्तों की टांग खिंचाई से पीछा छुड़ाकर घर आया और सीधे अपने रूम में एंटर हुआ। हेलो स्वीटी। सामने ही बेड पर अरमानों से सजाई गई गुलाबों की सेज के बीच वो कांच की लड़की बैठी थी। ये देखिए मेरे हाथों पर मेहंदी, अच्छी है ना? वो देव को देखते ही अपनी मेहंदी दिखाने लगी। नर्म, नाजुक और गोरे हाथों पर डार्क रेड कलर की मेहंदी बेहद सुंदर लग रही थी। हाँ, अच्छी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो उसके सामने बैठ गया और ध्यान से उसे देखने लगा। उसकी खूबसूरती किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। अब दुल्हन के लुक में गजब की खूबसूरत लग रही थी। ब्राइट आंखें मेकअप के लोड से थोड़ी पिंक हो रही थी। उसकी आंखों में चमकते दिए एक लंबे टाइम के बाद रोशन हुए थे, और न जाने कब तक रोशन रहते। सुनो, क्या बहुत खुश हो आज? देव की टोन में एक अजीब सा रंग था। जी, बहुत ज़्यादा। कमला काकी ने कहा था मैं खुश रहूंगी तो दादी माँ भी खुश रहेंगी, और मैं दादी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। वो एक क्यूट सी स्माइल के साथ बता रही थी। उस पल वो इतनी खूबसूरत लगी कि कोई भी अपना दिल निकाल कर उसके कदमों में रख दे। लेकिन वो देव था, न होश खोए न इमोशनल हुआ, बस उसे देखता रहा। अच्छी बात है, वो सिर हिला गया। मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपना वो डरावना पास्ट भूलकर हमेशा खुश रहो। वो भूलने का कहते हुए उसे और याद दिला रहा था। उसके सेंटेंस पर मानवी की स्माइल एक पल में गायब हो गई। वो डरावना पास्ट, वो दर्दनाक शाम
अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, अपनी थॉट से भी। देव बोल रहा था और मानवी की खुशी ख़त्म हो गई। डर कर उसे देखने लगी। वो सब जो दिमाग से निकल चुका था लाइन से याद आने लगा। लोग जो भी समझे, लेकिन मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वो सब जो भी हुआ विक्रम कमीने की वजह से हुआ। वो बोलते बोलते चुप हो गया और वो डर से पत्थर हो गई। दिल की धड़कन भी दर्द दे रही थी। पूरा वजूद कांप रहा था। इतने टाइम से इस इंसान ने मेहनत की थी उसे खुश रखने की, सब भुलाने की, और वो सक्सेसफुल भी हुआ था, वो नॉर्मल हो गई थी। तो फिर अब वो ये सब क्यों रिपीट कर रहा था? वो समझ ना पाई। बहुत दर्द दिया था ना उस विक्रम ने तुम्हें, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बदला लूँगा, वो कठोर टोन में बोल रहा था। और मानवी का पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, जैसे जान निकल रही हो। अभी तो तुम 18 साल की हुई हो और इतना कुछ सहन कर लिया। अभी तो बहुत कुछ है सहन करने को। देव की स्माइल और भी अजीब होती जा रही थी। दादी माँ, वो एकदम तड़प कर रोने लगी। वो इस लायक कहाँ है कि तुम्हारे पास आ सके? वो मजाक उड़ाते हुए बोला। दादी माँ, वो सिसक सिसक कर पुकार रही थी। रो और रो, वो तड़पेंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। वो क्रूरता से मुस्कुराया। अगर इस समय उसे अपना आदर्श मानने वाले दोस्त, उसका सपना सजाने वाली लड़कियां और उससे जलने वाला तन्मय अगर उसे देख लेता तो हैरानी के मारे एक पल के लिए उनके होश उड़ जाते। वो मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे मत मारो। एक लंबे टाइम के बाद फिर से उसे पैनिक अटैक आया था और देव एंजॉय कर रहा था, जैसे उसके दिल को सुकून मिल रहा था उसे इस तरह तड़पते देखकर। वो तड़प तड़प कर रो रही थी और चिल्ला रही थी। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक जाने लगी थीं और अब कमला काकी डोर नॉक करने लगीं। देव ने उसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए बेड से नीचे उतारा। डोंट वरी, तो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ, वो रफली बोला। मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। अपने लेंस निकालो, उसे अचानक ख्याल आया। कुछ मोमेंट्स के बाद शांति होने पर कमला काकी भी शायद चली गई थीं। कांपते वजूद के साथ वो डरी हुई दीवार के साथ लगकर बैठी थी। उसके ऑर्डर पर कांपते हुए अपने लेंस निकालने लगी। लेंस निकालते ही उसकी दुनिया धुंधले अंधेरे में बदल गई और अब वो मासूम सी जान समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो कुछ और ही सपने सजाकर इस स्टेज तक पहुंची थी। देव ने लेंस ड्रॉयर में फेंक दिए। तुम्हारी एक निशानी तो मेरे पास रहे। वो मुस्कुराया और फिर सीरियस हो गया। वो बुरी तरह रो रही थी। कल यही सब लोग तुम्हारे रिसेप्शन पर जमा होते जो आज तुम्हारी किस्मत से जड़ रहे थे। अब कल वही तुम पर तरस खाएंगे, क्योंकि मैं। उसने पास जाकर उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा कि वो दर्द से खरा उठी। मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करता हूँ। उसने तलाक के कागजात पर दस्तखत किए और उन्हें खींचकर उसके मुंह पर मार दिया। वो दिल से खुलकर मुस्कुराया था। उसे तो बस इसी पल का इंतजार था। यही पल जाने कितनी बार वो सोच चुका था। इस कांच की गुड़िया के सपने जो अभी अभी शुरू हुए थे, मलबे के नीचे दब कर रह गए थे। वो धुंधली आंखों से देख रही थी। देव ने उसे खींचकर डोर से बाहर किया और बेदर्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज वो सुकून से सोने वाला था। वो दर्द से टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कमला काकी उसकी आवाज़ सुनकर भाग कर आई और उसे संभाला। दर्द उनके चेहरे से भी साफ दिख रहा था। देव के द्वारा मानवी को दी गई तलाक हर किसी पर एक बम विस्फोट की तरह गिरी थी। दादी माँ पहले से ही पैरालाइज से ग्रस्त थी। जब उन्होंने ये सुना तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बेबसी से तड़पती हुई आंखों से अपनी पोती को देख रही थी, जिसकी किस्मत ही खराब थी। और मानवी, उसका तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। एक बार वो फिर से किस्मत के हाथों आजमाई गई थी। पहले विक्रम और अब देव। उसकी किस्मत के इतनी काली स्याही से लिखी गई थी। कितने ही महीनों तक दोनों दादी पोती एक दूसरे को देख देख कर रोती रहीं और फिर धीरे धीरे ये जख्म भी भर गया। देव ने देखा कि अब ये दादी पोती रोना छोड़ चुकी हैं, चुप रहने लगी हैं, कोई शिकायत नहीं करती, यानी संभल गई हैं, यानी जख्म भर गए हैं। वो वेट करता था एक बार जुड़ जाने का। उसके बाढ़ से बिखरे वजूद जब सिसक कर संभल जाते तब वो अपना अगला वार करता। वो जिद्दी था और जिद्दी लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था। अब वो अगले बार के लिए तैयार हो गया। अपने ऑफिस में तन्मय को बुलाया। वो गांव से भागा भागा उसके पास पहुंचा। कैसे हो तन्मय, कहाँ रहते हो आजकल यार? तो मेरी हल्दी पर ऐसे गायब हुए कि फिर से इतने महीने गुजर गए, मिलने भी नहीं आए। सब ठीक तो था ना? देव ने उसका हालचाल पूछते हुए सवाल किया। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए गांव चला गया था। अब वहीं गांव में पिताजी के साथ रहता हूँ।
तन्मय मुस्कुराकर बता रहा था। देव ने दुख से सर नाम हिला दिया। इतनी स्टडीज़ करके, बिजनेस पढ़कर खेतों में? यार कहा भी था मेरे पास जॉब कर लो, क्यों खुद को ऐसे बर्बाद कर रहे हो? वो अंदर से बेदर्द जालिम देव लोगों के लिए ऐसा ही केयरिंग और हेल्पफुल था। इट्स ओके, मैं खुश हूँ, कुछ टाइम के बाद जॉब वगैरह कर लूँगा, वो सिर हिलाकर बोला। देव ने ध्यान से उसे देखा। वो पहले से काफ़ी सीरियस लग रहा था, चुप चुप सा, जैसे दुनिया से बोर हो चुका हो। स्माइल भी ऐसी थी जैसे कोई दुख में खुद पर ज़बरदस्ती हंसे। देव ने सिर झटका। उससे तन्मय की ज़रूरत थी, फिर चाहे वो जिस भी हाल में होता उसे क्या फ़र्क पड़ता था। मुझे तुमसे काम है तन्मय, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे। देव की एक्स्ट्रा सीरियसनेस पर तन्मय चौंका था। बोलो क्या काम है? मैं ज़रूर करूँगा, वो सॉफ्टली बोला। वो ऐसा ही था, हर पल दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और देव को तो वो कभी मना नहीं कर सकता था। मेरी एक दोस्त है और पड़ोसी भी, थोड़ी एबनॉर्मल है और आईसाइट बहुत वीक है। इनफैक्ट तुम कह सकते हो कि ब्लाइंड है। तुम उससे शादी कर लो, प्लीज़ मना मत करना तन्मय। देव की बात पर उसे झटका लगा था। सरप्राइज होकर कितनी ही देर तक वो देव को रिक्वेस्ट करते देखता रहा। एक कंप्लीट इंसान था वो, कैसे किसी अंधी और पागल लड़की से शादी कर लेता? मानना आसान नहीं था। लेकिन मेरे पापा, तन्मय हिचकिचा रहा था। वो ये सब मानने को तैयार नहीं हो रहा था, यानी वो बहाना बना रहा था। देव टेंशन में आ गया। अरे यार, शहर की लड़की है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है उसके नाम, इतनी खूबसूरत है कि देखते रह जाओगे। ऐसी छोटी उम्र की खूबसूरत और अमीर लड़की तुमने और तुम्हारे पिताजी ने पूरी लाइफ में नहीं देखी होगी। देव की हंसकर कही बात पर उसने नापसंदगी से देव को देखा और सीरियस होकर बैठ गया। उसे लगा देव उसकी इंसल्ट कर रहा है। उसने तन्मय को शायद हल्के कैरेक्टर वाला समझ लिया था, लेकिन तन्मय को खूबसूरती या पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अचानक क्यों शादी करनी है? जैसा तुम बता रहे हो कि कम उम्र है, तो क्यों? सब ठीक तो है ना? तन्मय ने थोड़े पॉज के बाद शक की नज़र से देव को देखा। वो मना करना चाह रहा था, देव समझ गया था और टेंशन की पोजीशन बदलते हुए बोला, वो बहुत क्यूट है, कम उम्र है, मासूम सी। 2 बार तो उसकी इज्जत पर भी अटैक हो चुका है। उसकी दादी जी तो पैरालिसिस की पेशेंट हैं, उसके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं। सर्वेंट्स के भरोसे उसे नहीं छोड़ सकते। देखो, अब नॉर्मल से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो पागल है। हाँ, मेंटली अभी बच्ची है, उसे और कोई नहीं अपनाएगा। अगर किसी ने पैसों के लालच में शादी कर भी ली तो न जाने कैसे लोग होंगे। देखो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी फैमिली भी अच्छी है, मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मेरा साथ दो। ये भी तो एक पुण्य का काम है तन्मय। देव ने अपनी टोन में जितनी हो सकी टेंशन घोल ली। वो ये चांस जाने नहीं दे सकता था। वो तन्मय को जाने नहीं दे सकता था, किसी भी हाल में नहीं। तो तुम क्यों नहीं कर लेते ये पुण्य का काम? तुम कर लो उससे शादी, तुम्हें इतनी फिक्र है उसकी, तुम्हारी दोस्त भी है और तुम्हारी पड़ोसी भी। तन्मय के सेंटेंस पर देव ने उसे देखा। वो इतना भी सीधा या देहाती नहीं था। उसकी आंखें कुछ अजीब सी लगी थीं, ताने से भरी, अपसेट सी। मैंने ही की थी, ये वही लड़की है जिससे मेरी शादी हुई थी। देव के कहने पर तन्मय झटके से सीधा हुआ। अब इस वसनीय नज़र से देव को देखने लगा। मेरा बहुत तमाशा बनाया उसने, थोड़ी सी अब नॉर्मल है ना? चिल्लाने लगी कि मुझे टच मत करो, मेरे करीब मत आओ। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, हमेशा तुम्हें एक भाई की नज़र से देखा है। पहली ही रात बहुत मजबूर होकर मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तुम तो चले गए थे, यहाँ होते तो पता होता। मेरा रिसेप्शन भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो मैरिज भी कंप्लीट ही नहीं हुई। वो पूरी स्टोरी तैयार करके बैठा था और काफ़ी दुखी होकर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, शादी कब करनी है? तन्मय एक पल में ही पूरी तरह बदल चुका था। वो अचानक ही मान गया, बिल्कुल ऐसे जो वो हमेशा से तैयार था। वो फिर से वैसा ही लगने लगा जैसे हमेशा था। देव की बात बिना किए तुरंत मान लेने वाला देव। देव भी रिलैक्स हो गया। अभी चलो, अच्छे काम में देरी कैसी? अब उसकी शादी बस सिंपली ही करना चाहता हूँ। दादी जी उसकी वजह से बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट फ़ौरन से करवाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटे तो, देव बोल रहा था और तन्मय बस सिर हिलाता रहा। उसे अब किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। देव मुस्कुरा रहा था और तन्मय मान चुका था, और अब मानवी को मनाना मुश्किल नहीं था। उसे वो पास्ट के रेफरेंस देकर ही ऐसा डरा देता कि जो कहता वो मान जाती। देव की हल्दी वाले दिन तन्मय को घर से कॉल आई थी। वो कॉल अटेंड करता हुआ गेस्ट रूम के बैक डोर से घर के पीछे गार्डन में निकलकर बात कर रहा था।
लड़कियों की खिलखिलाने की आवाज़ों पर वो मुड़कर अंदर जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक जगह उठी और वहीं जम गई। लड़कियों के बीच घिरी वो कांच की गुड़िया उसके कदम रोक गई थी। बेबी पिंक और लेमन लहंगे में सजी वो नाजुक सी लड़की सब सहेलियों के बीच खुशी से झूमती, होंठों पर मासूमियत भरी स्माइल सजाए खड़ी थी। और वो बस एकटक देखता रह गया, जैसे कोई गहरा जादू उसे अपनी ओर खींच रहा हो। नरम मक्खन और गोरी दमकती स्किन वाली उस परी जैसी लड़की को देखकर उसका दिल बेकाबू होकर काफी जोरों से धड़कने लगा था। दिल बुरी तरह मचल रहा था कि काश पास जाकर उसे देख पाता, उसे एक बार छू पाता। वो किसी दीवाने की तरह पागल हो रहा था। सोच रहा था कि न जाने उसका सॉफ्ट टच कितना सुकून देगा उसे। उसकी ये फीलिंग उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार उसने खूबसूरती का असली मतलब देखा हो। चलो भाई गुड़िया रानी, दुल्हन को रात के इस पहर बाहर नहीं रहना चाहिए, सही नहीं होता। एक बड़ी उम्र की लेडी उनकी तरफ आती हुई बोली और उसे साथ ले जाने लगी। दुल्हन शब्द कानों में पड़ते हुए वो जैसे होश में आया। वो दुल्हन थी। उसकी दुनिया एक पल में वहीं थम गई। कितना नीच और बेशर्म था वो, जो अपने ही दोस्त की होने वाली वाइफ को ऐसी सरफरी नज़र से देख रहा था। खुद को कोसता हुआ वो अंदर बढ़ा, लेकिन उसका दिल अब अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर चुका था। उसने बहुत ट्राई किया कि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसके अंदर का आसमान जैसे हमेशा के लिए वीरान हो गया था। वो अजीब सी तड़प में घिरा बैठा रहा और वहाँ से निकलते ही सीधे गांव भाग गया। देव की कॉल्स, फ्रेंड्स की सॉरी वाले मैसेजेस, सब कुछ इग्नोर करता रहा। उसने खुद को काम में झोंक दिया, खुश रहने का नाटक किया, लेकिन उसका दिल जैसे हर खुशी से नफरत करने लगा था। लाख कोशिशों के बाद भी वो पहले जैसा तन्मय नहीं बन पाया। देव की शादी हो गई और वो अपने सीने में सुलगते हुए तूफान में कैद होकर रह गया। न जाने ये कैसा पागलपन था, क्यों हुआ और उसके ही साथ क्यों हुआ। काश वो अपनी नज़र संभाल कर रखता। काश उस दिन उसने उस कांच की परी को कभी न देखा होता। देव से मिलना तक छोड़ दिया उसने। वो जो उसका सबसे प्यारा दोस्त था, अचानक सबसे बड़ा राइवल लगने लगा था। उसे सोचते ही रूह बुरी तरह से कांपने लगती थी उसकी। वो लड़की कोई जादूगरनी थी या कोई ख्वाब, जो ऐसा गहरा डंक मार गई थी कि वो उसकी यादों का गुलाम बनकर रह गया था। फिर 7 महीने बाद जब अचानक देव की कॉल आई, तो वो अपनी तड़प और पछतावे को समेट कर उससे मिलने चला गया। और देव की अजीब बातें सुनकर वो इरिटेट हुआ। बात बढ़ती तो शायद झगड़ा भी कर लेता, लेकिन तभी देव की एक सच ने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। क्या उसकी चाहत, उसकी खामोश मोहब्बत इतनी ताकतवर थी कि वो कांच की गुड़िया शादी से पहले ही दिन उस रिश्ते से आज़ाद हो गई थी। वो सन्न रह गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। देव उसे अब नॉर्मल कैसे कह सकता था? उसे तो वो पूरी तरह नॉर्मल, हंसती खिलखिलाती लगी थी। वो शादी का मतलब नहीं समझ पाई। मैं असहाय था तन्मय, वो दिमाग से बची है, अब नॉर्मल है। देव अपनी सफाई में 100 झूठी दलीलें दे रहा था और तन्मय पत्थर बना सुनता रहा। दिल में कड़वा सवाल आया, निभाने वाला होता तो थोड़ा टाइम तो देता। अगर वो नादान थी तो उसे इस नए रिश्ते की डोर संभालने में वक्त तो लगता ही। देव चाहता तो अपने प्यार से उसे दुनिया सिखा देता, लेकिन उसने तो ढाल बना लिया। तन्मय ये सब कुछ जुबान पर न ला सका। कह देता तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इसीलिए देव की बात ख़त्म होने से पहले ही उसकी जुबान से निकला हाँ। एक पल की भी देरी किए बिना उसने हाँ कह दिया, क्योंकि उसे लगा अगर आज रुका तो किस्मत का ये आखिरी मौका भी हाथ से निकल जाएगा। उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि सेपरेशन की वजह क्या थी, देव की हैवानियत थी या उसकी किस्मत। बस उसे एक जरिया मिल गया था अपनी उस अधूरी मोहब्बत को संभालने का, जिसे वो इस बार किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ देव ने अपना वही पुराना खौफनाक वेपन यूज़ किया। बीमार दादी जी और कमला काकी से छुपाकर उसने मानवी की कमजोरी पर वार किया। उसे अतीत का खौफ दिखाकर, डरा धमकाकर विवाह के लिए हाँ कहलवा लिया। उमा जी खबर सुनते ही बेबसी के आंसुओं में तड़प उठी। कमला काकी उसे समझा बुझाकर थक गई, लेकिन मानवी बस कांपते वजूद के साथ देव को देखती रही। अगर देव कह रहा है कि शादी करना है तो उसके पास जीने या मरने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। न वो लड़का उमा जी ने देखा था, न कमला काकी ने। और देखना तो दूर, मानवी को तो ये भी नहीं पता था कि उसका हाथ किस अजनबी को सौंपा जा रहा है, क्योंकि देव ने उसे इंसान समझने की कभी जहमती नहीं उठाई थी। मानवी को सिंपल वाइट सूट पर रेड दुपट्टा उड़ाते हुए
कमला काकी का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था और फिर देव ने जैसा चाहा वैसे ही विवाह हो गया। वो सब करती गई जो जो उसे कहा गया। शादी की रस्मों के बीच ही मानवी ने एक नज़र उठाकर अपने साथ बैठे उस दूल्हा को देखा था, जो एक देहाती गरीब और बहुत ही सिंपल सा लड़का था। दादी जी, ये मेरा फ्रेंड है तन्मय, गांव में रहता है। इसके साथ शादी हुई है आपकी गुड़िया की। ये बताते हुए देव की टोन में, उसके एटीट्यूड में एक अजीब सा सुकून भरा घमंड था। उसकी आंखों में नीचा दिखाने वाली फीलिंग साफ दिख रही थी। दादी जी की भीगी आंखों और बेबसी को देखकर उसके होठों पर मजाक उड़ाती हुई स्माइल आ गई। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत केयर करेंगे आपकी गुड़िया की, आपकी तरह ही प्यार देंगे। वो एक एक वर्ड पर जोर देकर कह रहा था। उसकी बातों के पीछे का कड़वा सच किया था ये शायद तन्मय कभी न जान पाता, लेकिन उमा जी बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। उन्हें अपनी ही कही पुरानी बातें याद आ रही थीं, तो दर्द के मारे उन्होंने आंखें भींच लीं। काश कुछ बोल पाती तो जरूर अपने दिल की भड़ास निकालती। देव के मुखौटे को सबके सामने नंगा कर देती। तन्मय खामोश बैठा था। इसकी फैमिली गांव के ठाकुर साहब के यहाँ काम करती है और ठाकुरों की हवेली में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इन्हें। रिस्पेक्टेड लोग हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, खुश रहते हैं। हमारी मानवी भी बहुत खुश रहेगी। वो बहुत मीठे वर्ड्स में दादी जी को मानवी की नई फैमिली की औकात बताकर नीचा दिखा रहा था और उमा जी का दिल बैठने लगा। तो अब उनकी कांच की गुड़िया गांव की मिट्टी में रहेगी, ठाकुर हवेली की नौकरानी बनकर रहेगी। बस यही कसर बाकी रह गई थी। तुम कहाँ हो कमला? तुमने भी नहीं रोका देव को। अब मेरी कांच की गुड़िया खेतों में काम करेगी। वो बिना आवाज के तड़प रही थी। तन्मय तरस भरी नज़रों से उस कमज़ोर और लाचार औरत को देख रहा था जो बेबस पड़ी थी, जिनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेइंतहा दर्द। उसे दिल से उनके लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। बहुत अफसोस से उन्हें देखे जा रहा था। मैं जानता हूँ दादी जी, आप इस जल्दबाजी में हुई शादी से बहुत अपसेट हैं। मानवी अभी सिर्फ 18 की हुई है और कमला काकी से भी गुस्सा होंगी आप, लेकिन क्या करें, आप ठीक होती तो सब संभाल लेती। ये सब करना पड़ा। आप तो सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ़ है ना दादी जी। फिर वो बोलते बोलते झूठा अफसोस जताता हुआ चुप हो गया। उसकी टोन में झूठी हमदर्दी थी। उमा जी का जी चाहा कि इस बेबसी से तो अच्छा है वो मर जाए। वे देव की हैवानियत की सारी हदें देख रही थी। तुम बैठो तन्मय, मैं अभी आता हूँ। वो अपने फ्रेंड को वहीं बिठाकर रूम से बाहर निकल गया। उमा जी ने बड़े ही ध्यान से पहली बार उस देहाती लड़के को गौर से देखा। वो लंबे कद का था, क्रीम कलर का थोड़ा पुराना सा कुर्ता पायजामा पहने हुआ था। बालों में खूब सारा ऑयलिंग करके उन्हें सेट किया हुआ था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। सांवला था लेकिन बहुत अट्रैक्टिव। उसकी आंखों में एक नरमी थी, चेहरे पर भी एक जेंटलनेस थी। वो सिंपल लेकिन बहुत ही मैच्योर्ड और सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। अगर इसका लुक चेंज कर दिया जाए, अगर इसे एक अच्छी पोजीशन पर लाया जाए। वो उसे बेबसी से देखती हुई सोच रही थी। विवाह तो हो चुका था और दूसरी बार वो मानवी पर तलाक का कलंक लगाने की बजाय कोई और रास्ता ढूंढना चाहती थी। मैं जानता हूँ आप मुझे देखकर बहुत अपसेट हैं और शायद डिसअपॉइंटेड भी, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसे हमेशा खुश रखूँगा। वो थोड़ा हिचकिचाकर आगे बढ़ा और बहुत ही सम्मान और प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी टोन सुनकर वो चौंक गई। उसी पल कमला काकी मानवी का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले आई। साधारण से सूट में वो नाजुक सी छोटी सी लड़की लाल दुपट्टा ओढ़े इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी कि नज़रों से देखने पर भी डर लगे कहीं उसकी मासूमियत को नज़र न लग जाए। गोरे से चेहरे पर उस समय डर और घबराहट के भाव थे। उसे उमा जी के पास बिठाकर कमला काकी तन्मय से कुछ कह रही थी। जब देव रूम में एंटर हुआ तो रोती हुई कमला काकी तन्मय से कुछ कह रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ा। कमला काकी, आप मानवी का ज़रूरी सामान और ड्रेसेस वगैरह रेडी कर दें, इन्हें अब निकलना होगा। उसने कमला काकी को बाहर भेजा और तन्मय के साथ खुद भी बाहर निकल गया। और फिर पूरे रास्ते गांव जाने तक वो कुछ भी देख नहीं पाई थी, बस सिर झुकाए चुपचाप आंसू बहाती रही। तन्मय खामोशी से उसे देख लेता था। वो ये नहीं जानता था कि वो इतना क्यों रो रही है। शायद वो इस अचानक हुई शादी से डरी हुई है या फिर अकेली कहीं दूर जाने से घबरा रही है। विदाई पर लड़कियां रोती ही हैं, ये तो वो भी जानता था। थोड़ी ही देर के बाद कार एक बड़े पैलेस जैसी हवेली के पास पहुंच चुकी थी। राज ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। गेट खुला। कार गेट क्रॉस करते हुए ड्राइवे पर तेजी से आगे बढ़ी और हवेली के इनर पोर्शन के पास जाकर रुक गई।
वे दोनों कार से उतरे। सामने ही हवेली के सब लोग हाथों में फूल लिए उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। वो उस हवेली का सबसे इम्पोर्टेंट और लाडला बेटा था और उसकी इतनी वैल्यू थी कि हवेली में उसके लिए ठाकुर जी और जीजी वो भी वहीं मौजूद थीं। तन्मय आ गया, हमारा छोटा ठाकुर आ गया। अलग अलग एक्साइटेड आवाज़ ने उनका वेलकम किया था। लुक देखिए अपना ठाकुर साहब, पक्के गांव के गरीब किसान लगते हो, थकते नहीं हो इन ड्रामों से आप। ठाकुर जी ने आगे बढ़कर उसकी बैग थपथपाते हुए घूर कर कहा तो वो ठाका लगाकर हंस पड़ा। एक लंबे टाइम के बाद वो ऐसे खुलकर दिल से हंसा था। अच्छा ये बताइए, दुल्हन कहाँ है आपकी? हमारी छोटी बहू कहाँ है? सवाल भरी नज़रों और बातों ने कार का पीछा किया था। वो सिर पर हाथ मारता हुआ मुड़ा। वो अब भी कार में बैठी थी, नीचे नहीं उतरी थी। कार में कब से शांत बैठी मानवी अपने दुपट्टे में सिमटती जा रही थी। घबराहट से पूरा वजूद कांप रहा था। उसे लाने वाले न जाने कहाँ चले गए थे। उंगलियां मरोड़ती वो तेजी से भीगती आंखों को रगड़कर बस रोने ही वाली थी। जब उसकी साइड का डोर ओपन किया गया वो डरकर आंखें बंद कर गई। काश उसे आंखों की समस्या न होती। तन्मय ने प्यार से उसके कांपते हुए हाथ को थाम लिया। आ जाओ, घर आ गया है, घबराओ मत, मैं हूं ना। वो उसे पकड़कर बहुत ही प्यार और दुलार भरे लहजे में बोला। उसकी आवाज़ सुनकर उसके अंदर का डर काफ़ी हद तक दूर हो गया। अरे वाह, ये तो कांच की गुड़िया लगती है, चांद का टुकड़ा है ये तो। तन्मय की बहनें और भाभियां उसे देखकर स्वाभाविक रूप से बोल उठीं। पूरी हवेली के मेड्स ने रिस्पेक्ट और तारीफ से अपने छोटे ठाकुर की पत्नी को देखा था। वो क्यूट थी और बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बिल्कुल ठाकुर साहब तन्मय के मैच की थी। उसे अंदर ले जाया गया। ये तो बहुत कम उम्र लगती है तन्मय। अंदर बड़े सोफे पर उसे बैठाते हुए जीजी ने उसे ध्यान से देखते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं जीजी, बड़ी भी हो जाएगी। वो मस्ती में बोलता हुआ मानवी को देखने लगा। हवेली की सब औरतें उसका परिचय जानने की कोशिश कर रही थीं और वो सबके सवालों से बुरी तरह घबरा रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे यहाँ आकर यूँ अपना परिचय भी देना पड़ेगा। वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। तन्मय उसके पास जाकर बैठ गया। वो जानता था कि उसके पास लेंस नहीं है, वो सही से देख नहीं पा रही है। उसकी प्रॉब्लम वो जानता था, लेकिन बाकी सब इस बात से अनअवेयर थे। वो चाहता तो बता सकता था, लेकिन अभी उसे मानवी की ये वीकनेस बताना सही नहीं लगा। मैं सब फैमिली मेम्बर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि तुम सबको जान लो। तन्मय ने उसका हाथ थामकर कहा था। ठाकुर विक्रम और जीजी के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ी नम्रता और ईशा, फिर ठाकुर साहब राज और अनंत, सबसे छोटा तन्मय ठाकुर। वीर सबसे छोटे ठाकुर वीरेन का इकलौता बेटा था, जिसे शुरू से ही ठाकुर वीर और जीजी ने पाला था। इस हवेली का सबसे छोटा लड़का तन्मय ठाकुर ही था, जिसने हमेशा उल्टे सीधे काम करके हवेली वालों को सरप्राइज किया था। यहाँ तक कि शादी भी अचानक करके आ गया था। उसने शॉर्ट में सबका इंट्रोडक्शन करवाया। मानवी अपने घूमते सिर को संभाले बैठी थी। वो ना तो किसी को देख सकती थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, आवाज़ें दूर होती महसूस हो रही थीं, जैसे वो सबसे दूर अकेली बैठी हो। जी, मानवी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो अपने हाथ में थामे उसके हाथ का फीवर फील करके टेंशन में आ रहा था। उसे फीवर था जो शायद कमजोरी और टेंशन में बढ़ गया था। तन्मय, जो अननोन लोगों में ज़्यादातर अपने पिता के नाम से पहचाना जाता था, उसने हायर स्टडीज़ फॉरेन से कंप्लीट की थी। वो मलेशिया और यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री ले रहा था जब अपनी जीजी के बहुत ज़्यादा बीमार होने पर उसे वापस आना पड़ा था। वो कुछ अजीब नेचर का मालिक था, उल्टे सीधे लुक्स में अजीब हरकतें करने वाला। वो अपने एरिया के अलग अलग नॉर्मल फैमिलीज़ में जाता था, उनसे मिलता जुलता था, उनके बीच उठता बैठता भी था। इंडिया आकर उसके वही शौक वापस आ गए, सिंपल लुक रखना। और इस बार उसने बिजनेस की डिग्री कंटिन्यू करने के लिए शहर की जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, पहले दिन से ही वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लुक बनाकर एक पूरा देहाती लड़का बनकर गया था। उसने अपना फैमिली बैकग्राउंड कभी किसी को नहीं बताया था, ना वो अपने ओरिजिनल लुक में कभी वापस आया था। उसके पिता और भाइयों ने जब उसे शहर में ऐसे लुक और बिगड़ी हुई हालत में देखा तो सरप्राइज होकर वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। तन्मय के इस अजीब शौक को पूरा कर देने पर सब हेल्पलेस थे। वो हवेली में होता तो उससे ज़्यादा नखरीला कोई नहीं था, लेकिन हवेली से बाहर जब जब वो अकेला होता वो बिल्कुल चेंज हो जाता था। उसने गरीब बनकर बहुत से लोगों के रियल फेसेस देखे थे। फिर ऐसे ही सब अमीर लड़कों में उसे देव मिला था, सॉफ्ट एटीट्यूड रखने वाला, उसकी गरीबी को भी साइड करके फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने वाला। उसे वो अच्छा लगा। उसे लगा वही अकेला है जिसके दिल में कोई मैल नहीं। उसे सच्ची फ्रेंडशिप का
मीनिंग पता है, जो लालची नहीं है। वो उससे इम्प्रेस हुआ था और सच तो ये था कि वो देव को दिल से अपना दोस्त मानता था। और अब तो देव ने एक और एहसान उस पर कर दिया था, एक बहुत बड़ा एहसान जिसे वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला था। वो नहीं समझ पाया कि हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं। वो देव को जो समझता था वो रियलिटी में वैसा नहीं था। देव का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब श्रेया के साथ गुजर रहा था। श्रेया मानवी की चचेरी बहन थी और बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी। इस समय भी वो उसे डिनर कराने बाहर लाया था। भगवान का धन्यवाद है देव कि तुमने मानवी को तलाक दे दिया। वो आधी पागल लड़की थी, पूरी जिंदगी गुजर जाती तो भी नॉर्मल नहीं होती। श्रेया ने एक अदा से बालों को झटका देकर कहा। देव ने उसे देखा, खूबसूरत और सजी धजी, ऐसे लगता था जैसे कोई मॉडल हो। आसपास के लोग उसे मोड़ मोड़ कर देखते। नजाकत से भरी अब भी नाक चढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी। वो मुस्कुराकर सिर हिला गया। श्रेया उसके साथ थी तो उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे मम्मी बता रही थी तुमने उसकी शादी करवाई थी। किससे करवाई थी? कौन पागल तैयार हुआ था उसे शादी करने के लिए? श्रेया ने आगे होकर राजदाराना अंदाज में पूछा। कैसी अजीब बात थी कि वो उन सब के लिए गैर जरूरी इंसान होकर भी हमेशा उनके बीच सबसे जरूरी विषय बनी रहती थी। शायद उसका हर पल और हर बात मानवी के बिना अधूरी होती थी। था एक देहाती दोस्त, गांव में रहता है। वो राजी हो गया। देव को बताते हुए अजीब सा महसूस हुआ। ऐसे लगा वो तन्मय से जल रहा है, जैसे कोई कीमती चीज चले जाने पर नुकसान का एहसास होने लगे। उसने सिर झटका। ओह गॉड, तो वो मिसेज उमा की क्रिस्टल डॉल अब एक गांव में रहेगी। उसे तो धूल से एलर्जी है ना, और वो तो इतनी नाजुक है कि धूप में निकले तो उसकी त्वचा लाल हो जाती है। वाह यार, श्रेया अपनी ही दादी का मजाक बनाते हुए ठाका लगा रही थी। लोगों ने चौंक चौंक कर सुंदरी को खिलखिलाते देखा। उसके इस ताने पर देव हंसना चाहता था, साथ मिलकर मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल बैठने लगा। पछतावा रगों में जहर बनकर फैल रहा था। उसने सिर झटका और मुस्कुराने की कोशिश की। इंसान जिससे नफरत करता है, जिसे उसने बर्बाद किया हो, उसके लिए दिल में थोड़ी सी भी दया आने पर उतना ही परेशान होता है जितना वो हो रहा था। वो नाजुक और कोमल लड़की अब गांव में रहेगी, धूल मिट्टी से भरे घर में खांसती रहेगी। धूप में काम करने से उसकी त्वचा जल गई होगी। वो बाकी बहुत नाजुक थी। उमा जी ने उसे किसी कांच की डॉल की तरह ही संभाल संभाल कर रखा था। देव का अचानक ही दम घुटने लगा था। सुनो, कहाँ खो गए तुम? क्या हुआ? बुरा लग रहा है मेरा ये सब कहना? श्रेया ने उसके चेहरे पर अजीब भाव देखकर गंभीरता से पूछा। अरे नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मिसेज उमा दुखी है मानवी के लिए, तो बस वही सोच रहा था। खैर छोड़ो ये बातें, जो होना था सो हो गया, और जो हुआ था वही तो नहीं होना चाहिए था। देव को लगा वो ये बात मुस्कुराकर बेपरवाही से बोल रहा है। श्रेया ने हैरानी से उसे देखा। एसी की ठंडक में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। वो बहुत बेचैन होकर बोल रहा था। चिंता मत करो, तुम मिसेज उमा के लिए फिक्रमंद मत हो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मानवी के यहाँ जाएं, देखो तो सही कि वो आखिर कैसे रह रही है और कैसा घर है उसका, कैसा परिवार है। श्रेया उत्सुकता से बोल रही थी। आंखों में मानवी का हाल देखने की चमक थी। देव को तन्मय का घर और परिवार अच्छे से याद था। वो घर इस लायक नहीं कि 5 मिनट भी वहाँ रुक सकें। वहाँ गर्मी है, उमस है, जानवरों का शोर और बदबू है, और वो लोग गंदे रहते हैं। वहाँ जाकर रुकना असंभव है। देव रुक रुक कर बता रहा था। श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरे पर परेशानी आ गई। देव, वो तो मर जाएगी, कैसे रहेगी बेचारी? वो उसे देखती रह गई। श्रेया कल्पना करके ही डर गई थी। देव का सिर फटने लगा। वो क्यों नहीं कांपा था ये सब सोचकर? उससे डर क्यों नहीं आया? वो अचानक खड़ा हो गया। आओ चलें, बस खा लिया, मैं घर जाकर अब आराम करना चाहता हूँ। वो टाई की गांठ खींचकर ढीली करता हुआ घबराया सा बोला। श्रेया फिक्रमंद सी खड़ी हुई और अपना बैग उठा लिया। वो मर जाएगी, कैसे रहेगी? गाड़ी में बैठकर घर जाने तक और घर जाकर रात के दूसरे पहर तक ये वाक्य उसके दिमाग पर हथौड़े बनकर बरसते रहे। ना वो सो पाया, ना सुकून मिला था। मानवी की तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, लेकिन अपनी धुंधली अंधेरी आंखों की वजह से वो सबके बीच बैठने से घबरा रही थी। तन्मय आज सुबह से ही ठाकुर साहब के साथ शहर गया हुआ था। शाम को ही लौटा और आते ही सबसे पहले उसने मानवी के बारे में पूछा था। वो बेहतर है, लेकिन बाहर नहीं आती, घबराती है सबसे। खाना आज भी कमरे में ही भेजा गया है। जीजी की चिंता पर वो सिर हिलाता हुआ सीधे अपने कमरे में पहुंचा। गहरे मैरून रंग के सूट सलवार के साथ रेशमी दुपट्टा सिर पर ओढ़े वो इतनी आकर्षक लग रही थी कि कितनी ही देर वो सब भूल कर एकटक उसे देखता रहा।
वो शायद उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी कि तभी बेचैन होकर करवट बदली। कैसी तबीयत है अब? वो आगे बढ़कर उसके कोमल हाथों का स्पर्श महसूस करता हुआ उसके हाथ होंठों से लगाकर पूछने लगा। मानवी ने घबराकर हाथ खींच लिए। ठीक हूँ, प्लीज मेरे पास मत आओ, वो हकलाकर बोलती हुई उससे दूरी बनाने लगी। तन्मय ने ध्यान से उसकी हालत देखी। सबके साथ बैठा करो, क्या कमरे में बंद रहकर दिल नहीं घबराता? वो बोलते हुए उसके सामने बैठ गया। नहीं, दिल नहीं घबराता। तुम जाओ जाओ यहाँ से, मैं अकेली ठीक हूँ। वो परेशानी में बोल रही थी। वो देख नहीं सकती थी, उसे ये परेशानी थी। उसे क्या खबर कौन कब उसके पास है, कौन उसे देख रहा है। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा कमरा है मिसेज, तुम मेरी पत्नी हो और क्यों ठीक हो अकेली? वो उसकी बात पर गुस्सा हुआ। इससे पहले कि उसे खींचकर अपने करीब करता, वो उसे देखकर एक पल के लिए चौंक गया था। मतलब वो आज भी लेंस नहीं पहने थी? क्या तुम्हारे लेंस घर रह गए या तुम्हारे सामान में है? उसके सवाल पर वो अपनी जगह जम गई। खो गए, बताते हुए उसकी आवाज़ बाहर आई थी और तन्मय को उसकी बेबसी गहराई से महसूस हुई। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं ले आऊँगा, रोना मत। उसने हाथ के पीछे हिस्से से उसके गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा। वो सिसकी दबाती हुई डरकर और पीछे हटी। तन्मय का सब्र अब खत्म होने लगा। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है? पति कौन होता है, उसका कितना हक होता है, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? क्या ये सब बातें किसी ने नहीं बताई तुम्हें? तन्मय न चाहते हुए भी शिकायती लहजे में बोला था। वो उसका सवाल बिल्कुल अनदेखा करते हुए घबरा कर बोली, मेरे लेंस नहीं है, मैं देख नहीं सकती। वो उसके सवाल बिल्कुल अनदेखा करते हुए घबरा कर बोली थी, मैं ले आऊँगा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। क्या तुम अपना नाम जानती हो? तन्मय ने गहरी सांस भरकर बात बदलती हुए मजाक किया और वो जैसे परेशानी में सोच में पड़ गई और तन्मय का दिमाग घूम गया। तो क्या वो सच में पागल थी? तन्मय कितनी ही देर सन्न से उसे देखता रहा। तुम तन्मय की जिंदगी हो, समझी? अब शांत हो जाओ, वो जल्दी से बोला। मानवी ने हैरानी से उसे सुना। तन्मय की जिंदगी? वो धीरे से बड़बड़ाई थी। तन्मय अचानक मुस्कुरा दिया। अब तुम पर हक जताने के लिए भी तुम्हारे सोने का इंतजार करना पड़ेगा। होश में तो तुम अपने करीब आने छूने का हक भी नहीं देती हो। वो उठकर अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए जाते हुए बड़बड़ा रहा था। उसने पहली फुर्सत में ही कमला काकी से संपर्क करके मानवी के लेंस का नंबर वगैरह पता किया और 1-2 दिन में तैयार करवा लिए। लेंस लाकर उसको लगा दिए, जिनकी वजह से अब उसे कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। लेंस लगाते ही वो चेहरा फेर गई। तन्मय को इस बार हैरानी के साथ गुस्सा आया था। तुम मुझे देखना नहीं चाहती? वो गंभीरता से पूछ रहा था और वो जल्दी जल्दी सर नामे हिलाने लगी। कमला काकी ने कहा था लड़का मत देखना, उसकी अच्छाई देखना। उसने सिर झुकाकर वजह बताई। अच्छाई ही देख लो मेरी पागल लड़की, क्या तुम बातों को बस उतना ही समझती हो जितना कहा जाए? वो प्यार भरी नज़रों से उसका कोमल और साफ चेहरा देख रहा था। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? तन्मय ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया। आओ, सब तुमसे बातें करना चाहते हैं। उसके गुलाबी नाजुक हाथों को प्यार से थामकर होंठों से लगाता हुआ वो कोमलता से बोला। मानवी ने हाथ खींचना चाहा, लेकिन वो उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। सब हवेली वाले उसे बाहर आता देखकर खुश हो गए थे। आ जाइए प्यारी गुड़िया, स्वागत है आपका। जीजी ने खुशी से भरे लहजे में स्वागत करते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। सबकी मोहब्बत और ध्यान पाकर वो काफ़ी सहज महसूस करने लगी थी। सब बातें बंद करें, ऐसा ना हो कि ये थक जाए। जीजी ने काफ़ी देर बाद बातचीत ख़त्म करवाई। मानवी ने आज सबसे बात की थी। उसे सारी समस्या बस तन्मय से ही थी, जो अकेले कमरे में उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता था और वो उससे यूं डरती जैसे वो उसे खा जाएगा। यानी वो बुरा था, बाकी सब अच्छे थे। सुनिए, वो कुछ सोचकर तन्मय से बोली। सुनाइए, वो पूरी तरह ध्यान देता हुआ मुस्कुराया। मुझे दादी जी के पास ले चलिए, वो मेरे बिना बीमार हो जाएंगी। कमला काकी और दादी जी के पास ले चलिए ना प्लीज़। वो तेज़ी से जल्दी जल्दी बोल रही थी। मैं उन्हें यहीं ले आऊँगा, परेशान मत हो, मैं मिलवाने लाऊंगा उनको। तन्मय ने प्यार से कहते हुए उसे भरोसा दिलाया। मानवी नम होती चमकती आंखों से उसका प्यारा चेहरा देखने लगी थी। तन्मय वादे के मुताबिक उन दोनों को हवेली ले आया था। देव ने फ़ोन करके उसे समझाना चाहा कि दादी जी वहाँ रह नहीं पाएंगी, लेकिन तन्मय ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो देव, उन्हें अच्छे से रखूँगा, बस कुछ दिन की बात है। देव को गुस्सा आया। अब तन्मय मानवी पर हक जताएगा। दिल की चाहत उसकी जुबान पर आ गई तो मानवी को कुछ दिन के लिए घर ले आते, सबसे मिल लेती। नहीं, उसे यहाँ लाना सही नहीं रहेगा। उसे अब मेरे पास रहना है तो बेहतर है कि वो अपने पुराने घर को भूल जाए। तन्मय ने अपनी बात पर जोर दिया। देव को गुस्सा आया।
वो उस लड़की को खोने के बाद उसके प्यार में धीरे धीरे डूबता जा रहा था। वहां पहुंचकर उमा जी और कमला काकी तन्मय को इस अलग रूप में देखकर चौंक गई थी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं पहले जिस तरह आपके सामने आया शायद आप लोगों को निराश किया था और मैं उसी गलती को सुधारना चाहता हूँ। सीधे और आकर्षक लहजे में बोलता हुआ वो एक बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा था। बड़ी हवेली और वहाँ के मिलनसार प्यार करने वाले लोग, उन दोनों की सारी चिंताएं और फिक्र गायब हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई देव ने इस बार मानवी का भला किया था। तन्मय ने बहुत इज्जत दी। एक नौकरानी को पूरे समय उनका ख्याल रखने की ताकीद की। समझदार और गंभीर तन्मय उनके दिल में जगह बना गया। क्या देव जानते थे कि आप इतने बड़े ठाकुर खानदान से हैं? कमला काकी को देव की इस भलाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने तन्मय से आखिर मन में आया सवाल पूछ ही लिया। नहीं, वो ये नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कि मैं एक गरीब साधारण लड़का हूँ। वो अब तक नहीं जानता। तन्मय ने बेपरवाही से कहा। तो उन्हें मत बताइएगा, इसे अब ऐसे ही रहने दीजिए। कमला काकी समझ गई कि देव अब भी बदला ले रहा है। वो ये भी जान गई कि अगर उसे सच्चाई का पता चला तो वह एक बार फिर मानवी को जानने के लिए कोई चाल चलेगा। तन्मय को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन वो खुद भी यही चाहता था, इसीलिए मान गया। वो फ्रेश होकर निकला तो वो फूंक मार मार कर अपना नेल पेंट सुखाती अपने हाथों को देख रही थी। सुनिए, क्या आपको याद है पहली रात आपने मुझसे क्या कहा था? क्या बोला था? भाभीियों के कहने पर वो उससे ये सवाल कर गई। तन्मय झटका खाकर पलटा और कुछ झिझक कर उससे पूछती मानवी का चेहरा देखने लगा। क्यों, तुम सुनना चाहती हो? वो उसके पास आकर बड़े ही गंभीर लहजे में बोल रहा था। तन्मय के हाथ थामने पर वो हकलाकर पीछे होती अपना हाथ छुड़ा गई। नहीं, दूर रहिए, ये नेल पेंट खराब हो जाएगा। वो और दूर होती हुई उससे दूर रहने की विनती कर रही थी। तन्मय का सब्र जवाब देने लगा। इतने हफ्ते गुजर चुके थे उनकी शादी को और वो उसे खुद के करीब ही नहीं आने दे रही थी। वो भला इतनी खूबसूरत बीबी के होते हुए भी अब तक प्यासा का प्यासा था। ये सूख चुका है, परेशान मत हो। उसके हाथ थामकर अपनी ओर खींचता हुआ वो प्यार से बोला। मानवी का दिल डर से कांप उठा। तो दूर रहो, छोड़ो। वो डर से पीली पड़ने लगी। अगर ना छोड़ूं तो? उसकी पीठ के चारों ओर एक बाजू फैलाकर खुद से लगाते हुए वो बोला और दूसरे हाथ से उसके बाल समेटकर उसकी फैली हुई बड़ी बड़ी आंखों में झांका। मानवी को लगा उसकी जान निकल जाएगी। डर से शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। कमर के चारों ओर लिपटा हुआ बाजू से तकलीफ देने लगा। तन्मय उसकी हालत देखता हुआ एक पल के लिए परेशान हुआ। ये झिझक या शर्म नहीं थी, ये डर था, दहशत थी। चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था। मानवी, शांत हो जाओ मेरी जान, डर क्यों रही हो? उसने प्यार से उसे सीने से लगाकर थपथपाया। छोड़ो, मुझे छोड़ दो प्लीज़, छोड़ो मुझे, भगवान के लिए मुझे जाने दो। वो उसके सीने से लगी कांपती बेजान आवाज़ में बोलती तन्मय को और भी उलझा गई। वो उससे दूर हुआ और हैरानी से उसे देखने लगा। वो रुक रुक कर सांस ले रही थी। चेहरा पसीने से तर हो गया था। डर से फैली आंखों से तन्मय को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका दुश्मन हो, कोई अत्याचारी हो। इससे पहले वो कुछ समझता यह कहता वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। मानवी, तन्मय के होंठ फड़फड़ाए। वो सचमुच सामान्य नहीं थी। क्या इनके साथ कोई समस्या है? पहले दिन भी इसी तरह बीमार हुई थी? जीजी ने कमला काकी से पूछा। नहीं, बस छोटी है, कभी कभी डर जाती है। वो नजरें चुरा रही थी। होश में आने पर मानवी रो रो कर कमला काकी से गुहार लगाने लगी। मुझे यहाँ से ले जाइए, दादी जी के पास जाना है मुझे इसके पास नहीं रहना, मुझे डर लगता है इससे। ये मेरे पास आता है और मुझे ज़बरदस्ती छूता है। तन्मय झटके से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। शर्मिंदगी और शर्म का गहरा एहसास हुआ था उसे। मानवी की बात ने जीजी का दिमाग हिलाकर रख दिया। मगर कमला काकी ने जल्दी से कहा, नहीं, बस ये डर गई होगी। मैं जानती हूँ तन्मय बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसे समझाऊंगी। तन्मय अगले ही दिन उसके व्यवहार को सोच सोच कर पागल होता हुआ कमला काकी और उमा जी के कमरे में पहुंच चुका था। मानवी अपनी दादी जी के पास सो रही थी। उसे तेज बुखार था। आपसे बात करनी है, जरा बाहर आइए। तन्मय ने कमला काकी को पुकारा। चेहरा इतना सख्त और गंभीर था कि वो खुद भी डर गई। मानवी की हालत की पूरी सच्चाई बताइए मुझे, वो गंभीरता से बोला। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्यों हुई वो ऐसी? क्या कारण है? मुझे उसका अतीत जानना है। यह आखिरी वाक्य के एक एक शब्द पर जोर देकर बोला था। अंदाज तो टूक था, लहजा अटल। कमला काकी ने बेबसी से सिर झुका दिया। कमला काकी ने तन्मय को मानवी के अतीत की पूरी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। कमला काकी उमा जी की पुरानी नौकरानी थी। उमा जी का परिवार एक हादसे में ख़त्म हो गया था।
सिर्फ उमा जी और मानवी बचे थे। उमा जी ने निशा की बेइज्जती कर दी थी, जो देव को पसंद थी। देव उससे बहुत प्यार करता था और निशा देव के घर भी आती थी। यहाँ तक कि निशा ने यह कहकर देव से रिश्ता तोड़ दिया कि तुम्हारा चक्कर मानवी से है। इस गुस्से की आग में देव जल उठा था। देव ने बदला लेने के लिए बहाने से मानवी को दुकान पर भेजा। वो खुद मानवी को दुकान पर भेजकर उसके पीछे गया था और फिर उसको बाहर से ही अगवा करके उसके अपने एक दोस्त के घर ले गया और उसके कपड़े और फिर उसे जख्मी कर दिया। उसकी हालत बिगाड़ दी। वो घर आ गया और दोस्त बाद में मानवी को छोड़ गया, होशो हवा से दूर, जगह जगह से फटे कपड़े और जख्मी बेबस वजूद। मानवी को पूरे परिवार की मौत के बाद ये दूसरा दिमागी झटका लगा था। वो आधी पागल सी हो गई थी। डर से उसकी नींद, प्यास और भूख उड़ गई थी। वो सहमी सहमी रहने लगी। वो गर्मियों की एक तपती दोपहर थी जब देव के एक और दोस्त ने अकेला पाते ही मानवी को दबोच लिया और उसकी चीखों ने पूरा घर हिलाकर रख दिया। इस बार उमा जी ये नज़ारा देखते ही जमीन पर गिर पड़ी। लकवे का भीषण दौरा पड़ा था उन्हें और उनकी जुबान बंद हो गई। मानवी जो पहले ही अस्वस्थ थी अब पागल सी हो गई। उसके जज्बात और उसकी भावनाएं मर गईं। आंखों की रोशनी धुंधली हो गई। देव ने मानवी की इज्जत सलामत होने के बावजूद सबको यही बताया कि ये अपनी इज्जत गंवा चुकी है। फिर 1 साल के बाद देव ने मानवी का एक अच्छे दोस्त की तरह ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे समय दिया, उसे लेंस बनवा कर लाया। जब वो 18 साल की उम्र में काफ़ी हद तक बाहर से ठीक और नॉर्मल लगने लगी तो देव ने उससे शादी की और फिर पहली ही रात उसे तलाक दे दिया। देव का आखिरी बार मानवी की शादी इस देहाती तन्मय से करना था। उसके लेंस नहीं थे और तन्मय की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसे बनवा कर देता। मानवी कच्चे घर, धूल मिट्टी में शायद मर जाती। तन्मय ये सब सुनकर पत्थर का हो गया था। मानवी की बेचैनी और डर सब समझ आ रहा था। उसने मानवी के लिए दर्द महसूस किया। प्यार भी और बढ़ चुका था। अगले ही दिन कमला काकी और दादी जी वापसी के लिए तैयार थीं। जाने से पहले मानवी को एक बार फिर अच्छे से समझा दिया था कि वो यहाँ तब तक सुरक्षित है जब तक तन्मय चाहे, इसलिए तन्मय को खुश रखे। वो रोती बिलखती आखिरकार मान गई थी। जो भी था वो उससे प्यार करता था। उसके दिल ने आवाज़ दी थी। वो उसका रखवाला था, उसके जख्मों का मरहम था। देव कंचन जी और श्रेया के सामने बैठा था। रंगत में पीलापन घुल गया था। रात भर जागने के काले घेरे अब आंखों के चारों ओर अनजाने ही दिखने लगे थे। चेहरे पर बेजारी थी जिसे महसूस करके कंचन जी ने होंठ भींच लिए। देव, श्रेया के पापा उसकी शादी करना चाहते हैं। उसकी उम्र बढ़ रही है। तुम आखिर कितना समय लोगे बता दो। कंचन जी ने दांत पीसकर कहा तो वो सीधा हुआ और एक नज़र श्रेया को देखा जो नाराज़गी से उसे ही देख रही थी। क्यों, क्या मैंने कभी कहा कि मैं श्रेया से शादी करूंगा? वो ठंडे लहजे में बोलता हुआ दोनों माँ बेटी को बौखलाने पर मजबूर कर गया। तो इतने दिन क्या तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे देव? तुम जानते थे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। श्रेया चीख कर बोली। टाइम पास ही तो हो मेरी। कॉल्स करती नहीं, मिलने के लिए बुलाती नहीं तो जवाब दे दिया बस। क्या कभी मैंने खुद तुम्हें बुलाया या कॉल की? देव ने बेमुरब्बत होकर कहा और उसने भौएं चढ़ाई। शट अप, ये मजाक नहीं है देव। ये खेल तुम मानवी के साथ खेल सकते हो, मेरी बेटी के साथ नहीं। उसका तो तुमने तमाशा बना दिया था। शादी करके पहली रात सब लोगों के बीच उसे बेकार चीज़ की तरह फेंक दिया था। मगर याद रखना, मेरी बेटी लावारिस नहीं है। कंचन जी ने गुस्से से नाक फुलाकर कहा। उनकी बातों पर देव ने करवट बदली। वही गलती ही तो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। काश कुछ दिन सब्र कर लेता। उसे छोड़ देने का फैसला आज तक उसे अंदर से काट रहा था। वो सुकून से वंचित हो गया था। मानवी के साथ ज्यादती की मैंने। हाँ, मैं मानता हूँ वो मासूम थी और मैं गलत था, मगर आपकी बेटी मासूम हरगिज नहीं। मानवी नादान थी, श्रेया नहीं। उसकी तरफ मैं बड़ा था। मैंने अपनी ओर आकर्षित किया था, उसे अपना आदी बनाया और फिर उसे तोड़ कर रख दिया। जो हुआ सब मेरा कसूर था। मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार श्रेया खुद मेरे आगे आती रही, खुद मेरे पास आई। हर बार जो हुआ सब आपकी बेटी की अपनी मर्जी से हुआ। ये तो कई बार रात तक गुजारने के लिए तैयार हुई थी मेरे साथ। शुक्र करें मैंने ये हद पार नहीं की कभी, वरना मानवी बाकी पवित्र थी लेकिन आपकी बेटी पवित्र न रहती। देव के शब्द कंचन जी के सिर पर भारी पत्थरों की तरह बरस रहे थे। वो शर्ट झाड़कर एक अपमान भरी नज़र श्रेया पर डालकर वहां से चला गया। वो दोनों झेप और जिल्लत से सन्न रह गईं। अगर एक मासूम की बर्बाद हो चुकी ज़िंदगी के मलबे पर अपना महल तैयार करेंगी तो वो महल ज़मीन दोस्तों होना ही था। उसकी बुनियाद ही सड़ी गली थी। उसकी जड़ों में मानवी का नाहक खून जो तैर रहा था
उन्हें तो खाली हाथ ही होना था। वो कैसे सोच गई कि मानवी के आंसू मजाक से देखने के बाद उनके नसीब में मुस्कुराहटें होंगी। वो गलत थी और आज उन्हें समझ आ गया था। मानवी हाथ से जा चुकी थी, मगर अभी उसकी जगह किसी और को देने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अभी तो अपने किए पर पछताना बाकी था। अभी तो बिरहा की रातें रो रो कर गुजारनी थी। और अगर किसी दिन वो संभल जाता, उसे घमंड था कि उसके लिए 1000 एक से बढ़कर एक खूबसूरत कम उम्र लड़कियां हो सकती हैं। मगर वो अब समझ चुका था, दुनिया की किसी भी खूबसूरत और कम उम्र लड़की में भी उसे वो सुकून मिलने वाला नहीं था। वो मानवी से इश्क कर बैठा था। उसने मरते दम तक अब सिर्फ तड़पना था। अब यही अंजाम होना था उसका। इसलिए शरिया से पीछा छुड़ा लिया था। उससे पीछा ही छुड़ाना था, यही करना था उसे। जरा जल्दी करना था, बस देर हो गई थी। 3-4 दिन से तन्मय मानवी की बेचैनी महसूस कर रहा था। वो छुप छुप कर उसे ताकती थी। उसे सोया हुआ पाकर कभी उसके गाल पर उंगली रखती तो कभी धीरे से उसके बालों को छूती थी। वो छुपकर उस पर हक जताती थी और खुश होती थी कि वो पूरा का पूरा उसका है। उसके देखने पर घबरा जाती और ना देखने पर बेचैनी से उसे देखती। उसकी तवज्जो पर शर्माती थी और जब वो अनदेखा करता तो रोने वाली हो जाती थी। साफ दिख रहा था कि वो खुद भी अपनी उलझी बिखरी सी हालत से परेशान है। वो अपनी हो चुकी मोहब्बत से अनजान और परेशान है। तन्मय उसकी मासूम सी मोहब्बत का दिल जान से आनंद ले रहा था। दिल चाहता था सब छोड़ छाड़ कर उसे खुद में भींच ले, उसकी बेचैनी दूर कर दे, उसे अपनी मजबूत बाहों में भरकर उसकी चाह पूरी कर दे। मगर उसका ये रूप इतना अच्छा लग रहा था कि वो न चाहते हुए भी सब्र कर रहा था। हवेली वाले अब उसे छेड़ने लगे थे। ऐसी खुली किताब थी वो कि हर एक ने उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना देख लिया था और उसे अच्छे से पहचान भी लिया था। तो मानवी, बताओ गुड़िया, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अनंत और राज शरारत से सवाल करते थे। तन्मय की जिंदगी वो झट से बताती और सबको हंसने पर मजबूर कर देती। ऐसी सादगी, ऐसी मोहब्बत, उसकी मासूमियत का आनंद लिया जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ वो हर एक के पास बैठकर तन्मय की बातें सुनती, उसी की बातें करती। एक तन्मय था जो जाने क्यों दूर हो गया था, उसे अच्छे से याद था। पहले वो बहाने बहाने से करीब होता था। शुरू में बहुत परेशान होती थी, उलझन होती थी उसके एहसास से, मगर फिर वो आदी होती चली गई थी। और अब जब उसे तलब थी तन्मय के स्पर्श और उसकी मोहब्बत की, उसके करीब आने की, मानवी का ख्याल रखने की, वो जाने क्यों पास नहीं आता था। रात को भी जल्दी सो जाता, सुबह उससे पहले उठकर चला जाता। वो कुछ चिंतित भी हुई थी, क्या वो भी बदल गया था? दूसरी तरफ तन्मय उसकी मोहब्बत में शिद्दत लाना चाहता था। वो मुश्किल से सब्र कर रहा था। वो किसी जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से शहर में कुछ दिन के लिए जाना चाहता था। उसका इरादा था मानवी को साथ ले जाए, मगर उसका सारा दिन व्यस्त रहता और मानवी अकेले परेशान हो जाती, तो वो इरादा रद्द करके अकेला चला गया। मानवी की ज़िंदगी के वो पहले 3 दिन थे जब वो किसी की याद में तड़पती, हंस बोल भी नहीं पाई। वे 3 रातें उससे सोया नहीं गया। कंफर्टर हटने से जब ठंड लगती तो कोई संभालने वाला नहीं होता था। वो बेचैनी से टूटी फूटी नींद लेती। तीसरे दिन सुबह सुबह जीजी के सामने जाकर रो पड़ी। वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, वापस नहीं आ रहे जीजी, मुझे नींद नहीं आती उनके बिना। वो बिना कुछ सोचे रो रो कर अपनी हालत बताने लगी और सबके होंठों पर दबी दबी हंसी आई थी। उसे बहलाया गया, मनाया गया, मगर उसे बस तन्मय चाहिए था। चुप हो जाइए बच्चे, हम उन्हें बुलवाते हैं। वो कैसे हमारी गुड़िया को छोड़कर चले गए? आप हमारे पास सो जाइए आज रात। जीजी ने सबको घूर कर हंसने से रोकते हुए उसे चुप करवाना चाहा। नहीं, मुझे तन्मय चाहिए, उन्हें बुलवाइए वरना मैं रोती रहूंगी, मैं चुप नहीं हो पा रही। उसने हाथ फैलाकर बेबसी जाहिर की थी। वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसे तन्मय की याद ने परेशान कर दिया था। ये बिल्कुल नया अनुभव था उसके लिए और उसे बेहद बुरा लग रहा था। हवेली के हर इंसान ने तन्मय को फ़ोन करके बुलाया था, उसे छेड़ा था कि उसकी ज़िंदगी अब रो रो कर हवेली में बाढ़ लाने लगी है। वो ठाके लगाता हुआ इन सब बातों का आनंद ले रहा था। उसकी पागल मानवी पूरी हवेली में अपनी मोहब्बत का ढिंढोरा पीट चुकी थी। अब लौटना जरूरी हो गया था, अब उसे देखना जरूरी हो गया था। वो तीसरे दिन शाम के समय शहर से वापस हवेली की तरफ रवाना हुआ और देर रात तक घर पहुंचा। बेसब्री से सीढ़ियां लांघता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। कमरे की बत्तियां जल रही थीं और सामने वो जाने दुश्मन अब भी बिस्तर पर सिकड़ी सिमटी कंबल ओढ़े सिसक रही थी। वो बेताब सा आगे बढ़ता हुआ अपनी शॉल उतारकर सोफे पर फेंक चुका था। मानवी, मेरी जिंदगी, मेरी कांच की गुड़िया, उसे प्यार से पुकारता हुआ वो उस तक पहुंचा।
उसकी आवाज़ पर कंबल चेहरे से हटाकर मानवी जल्दी से उठ बैठी। पूरा चेहरा भीगकर लाल हो चुका था। मुलायम लंबे बाल पूरी तरह बिखर कर चेहरे पर फैले हुए थे। तन्मय उसकी हालत देखकर तड़प उठा। तन्मय, मुझे अकेले डर लगता है, वो उसकी तरफ दोनों हाथ बढ़ाकर बुरी तरह से रोते सिसकते हुए बोली थी, मानो वो उसके हाथ थामकर ही हर डर और हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहती हो। तन्मय ने मुस्कुराकर उसके हाथ पकड़ने की बजाय उसके चारों ओर बाजू फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसकी गर्दन के चारों ओर बाजू लपेटती हुई उसके कंधे पर अपना माथा टिका गई। 3 दिन से तड़पते मचलते दिल को चैन मिल गया था। वो उससे प्यार से खुद में समेटता हुआ मुस्कुरा रहा था। अब आ गया हूँ ना, अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम तो मेरी जिंदगी हो, अब अपनी जिंदगी को नहीं रुलाऊंगा। उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ वो कोमलता से बोल रहा था। वो बहुत ज़्यादा रोने के बाद अब हिचकियां भरती हुई शांत हो गई थी। बेफिक्र थी, न कोई शिकायत थी, न कोई सवाल किया। बस उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो लौट आया है और अब कभी दूर न जाने की बात भी कर रहा था। उसे यकीन था कि वो सच बोल रहा है। क्या तन्मय की जिंदगी तन्मय को याद करती रही? वो उसका चेहरा अपने सामने करके मुस्कुराहट दबाकर पूछ रहा था। उसे यकीन था कि वो इस बार भी मुकर जाएगी, मगर वो गलत था। जी हाँ, 3 दिन बहुत ज़्यादा याद किया था। मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी तन्मय, वो साफ साफ बोल रही थी। और वो उसे देखता रह गया। जब वो इनकार करती थी तब वो वाकई याद नहीं करती थी, और अब वो आदी हो गई थी। मोहब्बत भी करने लगी थी तो अब मान भी गई। इतनी मोहब्बत से, मासूमियत से उसे देख रही थी। तन्मय अनजाने में ही उसके बालों में प्यार से हाथ डालता हुआ उस पर झुका और अपना गर्म एहसास उसके चेहरे पर बिखेरने लगा। उसके अंदाज में कोमलता थी, मोहब्बत थी, सख्ती नहीं थी। वो उस पर हक रखता था, मगर उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह संभाल संभाल कर रखता था। उसे वैसे ही खुद से लगाए हुए वो बिस्तर पर लेट गया और कंबल अपने ऊपर ले लिया। मानवी सुकून से उसके सीने पर सिर रख गई। ठाकुर साहब हमारा रिसेप्शन करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? तन्मय ने उस पर झुककर उसका चेहरा देखते हुए सवाल किया। जी, वो ऊँगते हुए सिर हिला गई। आंखें नींद से भारी हो रही थीं। जी को पोता चाहिए, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो शरारत से उसके कान में फुसफुसाया था और वो नींद में ही बोली, हाँ तैयार हूँ। उसके नासमझी से कहने पर वो एकदम से हंस पड़ा और उसे सीने से भींच लिया। मुझे भी लग रहा है कि बाकी तैयार हो। वो गहराई से उसका चेहरा तक रहा था, जो बस 3 दिन की दूरी पर इतना ज़्यादा सहम गई थी कि हर बात मानने को तैयार थी। वो हंसकर उसकी ठोड़ी पर अपने अपने गर्म दहकते लबों से चूम गया और फिर उन्हें बेतहाशा चूमते हुए लाल कर गया। मगर वो सो चुकी थी। 3 दिन से पूरी न होने वाली नींद यही गर्म आगोश मांग रही थी, यही कोमल स्पर्श जो बार बार उस पर निशावर करता हुआ उसे गुलाबी कर रहा था। और फिर खुद पर काबू खोता हुआ वो उसके नरम गुलाबी लबों पर झुक गया। बड़ी शिद्दत से उसके रसीले होठों को पीने लगा। वो नींद में ही थोड़ा सा कसमसाई थी, और जब तन्मय ने बड़ी शिद्दत से उसके नरम और मखमली वजूद पर अपने हाथों की बेबाक हरकत की तो उसकी सारी नींद रफू चक्कर हो चुकी थी। क्या हुआ तन्मय की जान? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या? उसके कान में वो सरगोशी कर गया। कुछ होता है। वो शर्माते हुए अपना सर उसके चौड़े सीने में छुपाने लगी। कुछ होगा, तभी तो कुछ होगा। जीजी को तभी तो पोता मिलेगा। वो बड़ी बेताबी से उसे बेड पर पलटते हुए उसे एक ही पल में शर्ट से आज़ाद कर चुका था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि मानवी को डर नहीं लगा था, बल्कि उसके छूने पर वो बुरी तरह मदहोश सिसकियां भर गई थी, और तन्मय भी बड़ी शिद्दत और मोहब्बत से उसके वजूद को समेटता चला गया। वो अस्वस्थ और डर से भरी जिंदगी गुजारने वाली लड़की अब सामान्य हो रही थी। अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो रही थी। वो एक कांच की गुड़िया थी जिसे बार बार तोड़ा जाता था, जिसकी सुरक्षा सही से नहीं की गई थी, मगर अब वो अपने हकदार के पास पहुंच चुकी थी, जो उसे संभालना जानता था, जो उसके जख्मी वजूद पर मरहम रखना जानता था, जो उसे सहेज सहेज कर रखता था। वो उसके बालों में प्यार से उंगलियां चला रहा था और वो उसके घेरे में बड़े ही सुकून से सो रही थी। बस कुछ और समय, थोड़ा सा इंतजार बाकी था, और फिर वो एक पूरी तरह से सामान्य लड़की बन जाने वाली थी। और तन्मय ये इंतजार करने को तैयार था। उसने खुद से वादा किया था कि वो हर कदम, हर मोड़ पर उसके थकने से पहले उसे खुद में समेट लेगा, उसके गिरने से पहले उसे संभाल लेगा। बाहर रात धीरे धीरे ढलती हुई अपने अंत तक पहुंच रही थी, और अंदर कमरे में सोए हुए वो 2 इंसान एक दूसरे में अपना सुकून पा चुके थे। कांच की ख्वाहिशों को उसने पनाह दी है।
टूटी हुई रूह को एक नई राह दी है। हर डर, हर बेबसी कहीं दूर खो गई जब से उसने मोहब्बत बेइंतहा दी है। उसकी आगोश में आकर सारे जख्म भर गए, जो कभी वीरान थे वो लम्हे संवर गए। अब न कोई खौफ है, न फासलों की तड़प। दो दिल एक दूसरे में ढलकर अमर हो गए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।